नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीके पढ़ रहे थे और ये जीके के एमसीक्यू की सीरीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसी का आज सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर नए हो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यानी जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ना, किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, कि नेहरू की है, कि एपीजे अब्दुल कलाम की है? तो याद रखिए, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है सत्य के प्रयोग। क्या है? सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या है? सत्य के प्रयोग है। ठीक है। और याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की जो है टुवर्ड्स फ्रीडम है। टुवर्ड्स फ्रीडम। टुवर्ड्स क्या है? फ्रीडम। टुवर्ड्स फ्रीडम है किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा। और महात्मा गांधी जी की क्या है? सत्य के प्रयोग। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, गंगा नदी है कि ब्रह्मपुत्र नदी है कि नर्मदा नदी है कि कृष्णा नदी है? आप सोचकर बताइए कौन सी नदी हो सकती है। तो जानिए, भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। बी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये याद रखिए, भारत के दो राज्यों से होकर जाती है, असम से और अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। कहाँ से? असम और अरुणाचल से होकर जाती है। देखिए, आपका नक्शा कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे का नक्शा है इंडिया का, ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे 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 ये बंगाल की खाड़ी है, BOB बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे गिर जाती है। तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे लंबी नदी पूछे तो याद रखिएगा, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी जो लंबाई है वो 2510 मीटर है। कितनी है? 2510 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी। और सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दो राज्यों से होकर जाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश से, और अपना पानी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नहरों पर ज़्यादा काम किया? जिसने नहरों को ज़्यादा बनवाया, वह सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो याद रखिए, वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसने नहरों को ज़्यादा बनवाया। तो याद रखिए, देखिए, तुगलक वंश, थोड़ा समझ लीजिए, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसने 1320 ईस्वी में स्थापना की थी। किसकी? तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 ईस्वी में। और 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद देखिए कौन आता है, तो उसके बाद है 1325 से 1351 तक। कब तक? 1351 तक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। 1325 से 1351 तक कौन था दिल्ली की गद्दी पर? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद है 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1388 ईस्वी तक आपके जो थे मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? 1351 से 1388 तक दिल्ली गद्दी पर कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने नहरों पे बहुत ज़्यादा काम किया, यानी नहरों को लगवाने में, नहर बनवाने में, खुदवाने में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? क्या खाएंगे कि विटामिन सी आपके शरीर में बनेगा?
तो याद रखिए, आप बताइए गाजर खाने से मिलेगा कि आंवला खाने से कि हरी सब्जियां खाने से कि पनीर खाने से आपको मिलेगा? तो आप बताइए इसका उत्तर। तो जानिए सबसे पहले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, या एस्कॉर्बिक अम्ल कहिए या एस्कॉर्बिक एसिड कहिए, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कहिए या एस्कॉर्बिक अम्ल कहिए, क्या है इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से याद रखिएगा, इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी वजन बढ़ने लगता है, यानी आपके शरीर का क्या हो जाएगा? वजन बढ़ने लगेगा। आपका त्वचा जो है, त्वचा यानी चमड़ा जो आपका चर्म है वो क्या हो जाएगा? सूखने लगेगा। त्वचा सूखने लगता है, ठीक है। त्वचा क्या होता है? सूखने लगता है। वह स्कर्वी रोग हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये सारे रोग आपको हो जाते हैं। तो देखिए क्या खाएंगे कि आपको विटामिन सी मिलेगा। तो याद रखिए सभी खट्टी चीज़ें, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, सभी खट्टी चीज़ें खाइए। खट्टी चीज़ें खाने से आपको क्या होगा? विटामिन सी आपको मिलता रहेगा। तो याद रखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। आप जितनी भी खट्टी चीज़ें हो खाइए, आपके शरीर में विटामिन सी रहेगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? पशु मतलब जो जानवर सबसे ज़्यादा जहाँ बिकते हो वह मेला कहाँ लगता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा बिहार में एक जगह है। कहाँ पे? बिहार। बिहार का वह जगह कौन सा है? सोनपुर है। कौन सा है? सोनपुर। बिहार के सोनपुर में पशु का सबसे ज़्यादा मेला लगता है। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो आप बताइए जापान का था कि फ्रांस का था कि इंग्लैंड का था कि अमेरिका का था? यानी नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो आपका उत्तर होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का। तो देखिए फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फ्रांस जो हुआ था 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस आज़ाद हुआ था। और याद रखिए 1792 ईस्वी में। कब? 1792 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान लागू हो गया था। कब? 1792 ईस्वी में, ठीक है। 1792 ईस्वी में संविधान बन के तैयार हो गया था। और याद रखिए जब वहाँ पे संविधान बन गया, देश चलने लगा, तो फिर वहाँ के जो राजा थे, जो मतलब संविधान के हिसाब से चला रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे लोगों पे। क्या करते थे? अत्याचार। इसलिए नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 1804 ईस्वी में क्या किया? अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। याद रखिएगा उसके बाद नेपोलियन ने जो उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे सबको हराने लगा, यानी सबसे युद्ध करने लगा। जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देश थे, सबको परेशान करने लगा, मतलब सबसे लड़ाई करने लगा। तो सबने मिलकर के 1815 ईस्वी में नेपोलियन के खिलाफ, 1815 ईस्वी में सब लोगों ने मिलके नेपोलियन से एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था वाटरलू। क्या नाम था? वाटरलू। और इस युद्ध में क्या हुआ? नेपोलियन हार गया। इसके बाद 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हार गया। इसके बाद इसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां पे 1821 ईस्वी में नेपोलियन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन अपनी जिंदगी में कोई युद्ध हारा नहीं था, बस यही युद्ध हारा, वाटरलू का युद्ध, जिसके कारण उसके बाद इसकी मौत भी हो जाती है। तो याद रखिए नेपोलियन किस देश का निवासी था? तो आप याद रखेंगे नेपोलियन किस देश का? फ्रांस का निवासी था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जल का अधिकतम घनत्व, यानी जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? अधिकतम घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है कब मैक्सिमम होती है? तो याद रखिए जल का घनत्व अधिकतम कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अब याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी जो होगा ना बर्फ बनने लगेगा। कितने पे बनेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी जो होगा बर्फ बनने लगेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना? यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वह उबलने लगेगा। क्या होगा? पानी जो बर्फ है वो सब क्या होगा? उबलने लगेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? उबलने लगेगा। और इसका पानी जो है, जल है, उसका घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कितनी होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यानी संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है?
तो याद रखिए इसका आंसर आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा। लेकिन उससे पहले जानिए, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, यानी 1949 में बनके जब हमारा संविधान तैयार हो गया, 1950 में लागू हुआ था जब, तो देखिए उस समय हमारे संविधान में जो थी 14 भाषाएं थी, यानी 14 भाषाओं को माना गया था कि केवल 14 ही भाषा शामिल है। लेकिन अलग अलग समय पर और भाषाएं शामिल की गई अलग अलग टाइम पे। और वर्तमान में, कब? वर्तमान में हमारे संविधान में याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाओं को। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है कि 22 भाषाएं ऑफिशियल हैं। ठीक है। और देखिए ये 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वें शेड्यूल में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान में टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। और 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो ये याद रखिएगा। और हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में रखने पर क्या होगा? घुल जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए विटामिन, सबसे पहले जानिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, और एक होता है वसा में, यानी चर्बी में, वसा में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो याद रखिए जल में घुलनशील जो है वो बी और सी है। क्या है? बी और सी। और वसा में जो घुलनशील है ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलते हैं और जल में घुलने वाले कौन होते हैं? बी और सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला चौथा सही हो जाएगा कि विटामिन बी और सी कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? चाय उगाई जाती है, यानी चाय आप कहाँ पे उगा सकते हैं, कैसी जगहों पे उगा सकते हैं? गर्म प्रदेशों में उगा सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में उगा सकते हैं कि बारिश वाले प्रदेशों में उगा सकते हैं कि हर जगह उगा सकते हैं? तो याद रखिए चाय जो होता है ना ऐसी जगह उगती है जहाँ पे क्या हो? प्रदेश क्या हो? ठंडे हो। ऐसी जगह उगाई जाती है जहाँ प्रदेश क्या हो? ठंडे हो, यानी जहाँ पानी ज़्यादा हो। तो आप देखते हैं असम में क्या होती है? चाय ज़्यादा उगती है, उधर पानी वानी ज़्यादा होता है ना, ठंडा प्रदेश होता है। तो इसलिए चाय जो होती है ऐसी जगहों पे क्या होती है? उगाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। और देखते रहिए वीडियो को, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।